हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कनिष्ठ सहायक जिसका एग्ज़ाम 27 अगस्त को होना है, उसकी यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं और आज का चौथा सेट है। किसी कारणवश अस्वस्थता के कारण कल ये सेट नहीं आ पाया था, तो आज ये चौथा सेट हम डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस लिए हैं और आई होप कि आप इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद महसूस करेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी दिशा में बढ़ रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप पहले तो अपने से ही आंसर करने की कोशिश करिए, बाकी तो मैं बताता ही जाऊंगा। और आखिर में कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन किसके सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है, मुगल चित्रकला शैली की नींव निम्न में से किसके शासनकाल में पड़ी। आपको बताना है कि जो मुगल चित्रकला हम देखते हैं उस शैली की जो नींव है वो आखिर किसके शासनकाल में पड़ी। क्या वो अकबर के शासनकाल में पड़ी, हुमायूं के शासनकाल में पड़ी, जहांगीर के शासनकाल में पड़ी या शाहजहां के शासनकाल में पड़ी। तो दोस्तों देखिए, जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो मुगल चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट पीरियड था। यानी मुगल जो चित्रकला थी वो अपने सर्वोच्च शिखर पे कब थी, जहांगीर के टाइम पे, क्योंकि जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था। लेकिन इस चित्रकला की जो नींव है वो नींव हुमायूं के टाइम पे ही पड़ गई थी। ठीक है ना, कब पड़ गई थी दोस्तों, हुमायूं के टाइम पे। तो मुगल चित्रकला शैली की जो नींव है वो हुमायूं के शासनकाल के दौरान पड़ी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर के बारे में एक बात और ध्यान रख लीजिए, इसने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी। अक्सर क्वेश्चन आता है न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर लगाने का मकसद ये था कि अगर आपको किसी भी टाइम न्याय चाहिए, कोई भी इमरजेंसी है, तो आप उस जंजीर को खींचिए, आपको तुरंत न्याय मिलता था। शाहजहां के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। मुगल स्थापत्य कला का अगर आपको सर्वोत्कृष्ट नमूना देखना हो तो शाहजहां के टाइम पीरियड को देखिए। चाहे वो आगरा का ताजमहल हो, आगरा का किला हो, मोती मस्जिद हो या और भी बहुत सारे, तो जो स्थापत्य कला था, मुगल स्थापत्य कला, उसकी जो सर्वोच्चता है वो शाहजहां के टाइम पीरियड में चरम पे थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो तबला वादक नहीं है। राम सहाय, किशन महाराज, गुदई महाराज या शंभू महाराज। देखिए, आज के सेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी सेट किया गया है। क्योंकि आजकल आपके क्वेश्चन तो सिंपल आ रहे हैं एग्जाम में, लेकिन आंसर ही कुछ ऐसा सेट किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना तो कन्फ्यूजन वहाँ पे हो ही जाती है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज के 20 क्वेश्चन में आप 15 के ऊपर जितने लोग करेंगे, तो जिनका भी 15 के ऊपर है वो समझ लें उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो देखिए, इसमें जो शुरू के 3 नाम हैं, राम सहाय, किशन महाराज और गुदई महाराज, तो ये तीनों जो है तबला वादक हैं और ये तीनों ही बनारस घराने से संबंध रखते हैं। शंभू महाराज जी का भी संबंध बनारस घराने से है, लेकिन शंभू महाराज जी पखावज वादक हैं, ये तबला वादक नहीं है जी। पखावज भी एक यंत्र होता है, तो ये पखावज वादक हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बाकी चारों लोग जो है बनारस घराने से ही संबंधित हैं, लेकिन ऊपर के 3 तबला वादक हैं और शंभू महाराज जी पखावज वादक हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। आगे क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत विधा का संबंध पूर्वांचल क्षेत्र से नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। ये संगीत कहाँ से रिलेटेड है, ये संगीत कहाँ से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, कजरी, बिरहा, आल्हा, चैता, तो 3 तो इसमें ऐसे हैं जिनका संबंध पूर्वांचल क्षेत्र से है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें और जगहों पे नहीं होती हैं, होती हैं, लेकिन उनका ओरिजिन, उनका जो महत्व है, उनका जो जानने का वे है, तरीका है, वो सारी चीज़ें उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो पूर्वांचल से नहीं संबंधित है। कजरी, बिल्कुल कजरी पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है।
बिरहा, बिरहा भी पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है, गाया जाता है। चैता, चैता भी पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जो आल्हा है ना दोस्तों, आल्हा, ये आल्हा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आल्हा वीर रस में निर्मित पाठ होता है, कविता होती है जिसका वाचन किया जाता है, वीर रस से परिपूर्ण होती है। तो ये जो आल्हा है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवरात्र के समय आयोजित होने वाले शाकंभरी देवी मेले का संबंध निम्न में से किस जिले से है? आपको बताना है कि शाकंभरी देवी जो मेला है वो कहाँ पे लगता है। देखिए, मेले से, पर्व त्योहार, इनसे अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। अब क्योंकि 20 नंबर का यूपी स्पेशल डिफाइन कर दिया है कि 20 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रॉड लेवल में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जब स्पेसिफिक हो जाता है ना, तो स्पेसिफिक होता है तो आपसे फिर काफ़ी डीप में चीज़ें पूछी जाती हैं और उसका आंसर भी आपको देना होता है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, आपने सही बताया, सहारनपुर। शाकंभरी देवी मेला जो लगता है दोस्तों, ये लगता है सहारनपुर में, ठीक है ना। बहराइच, बहराइच में कौन सा मेला लगता है, कोई बताएगा मुझे? या बाराबंकी में बता दीजिए। देखिए, एक याद कर लीजिए, सैयद सालार मेला। तो ये जो सैयद सालार मेला है ना, ये लगता है बहराइच में। बाराबंकी के नाम से एक मेला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवा शरीफ मेला। कौन सा मेला दोस्तों? देवा शरीफ मेला, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। और सहारनपुर ये मैंने आपको बता ही दिया, ये शाकंभरी देवी मेला, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूर्ति रहित एकमात्र भारत माता मंदिर का संबंध निम्न में से किस जिले से है? आपको बताना है कि जो भारत माता मंदिर है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत माता मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है दोस्तों। भारत माता मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ पे भारत का जो नक्शा है 3D फॉर्म में उकेरा गया है, ठीक है ना, संगमरमर पे। तो ये भारत माता मंदिर कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो देखिए, ये भारत माता मंदिर जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा वाराणसी में जी। अगर वाराणसी आप जाएं या गए हों तो आपने वहाँ पे जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया होगा, ठीक है। तुलसी मानस मंदिर भी वहीं पे है, ठीक है। और भारत माता का जो मंदिर है वो मंदिर भी आपको वहीं पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, महाजनपदीय काल में निम्न में से किस क्षेत्र को दान तीर्थ के नाम से जाना जाता था? महाजनपद आपको पता ही है कि महाजनपदीय काल जिसमें 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से करीब 8 महाजनपद तो आपके उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इन 16 महाजनपद में दान तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता था? तो देखिए, दान तीर्थ के नाम से हस्तिनापुर को जाना जाता था, ठीक है ना। जो आधुनिक मेरठ है ना, जिसको आप कहते हैं मेरठ, उसका नाम था पहले हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर को दान तीर्थ के नाम से जाना जाता था। कानपुर जो है, आज का कानपुर जो है वो कानपुर हो गया है, ठीक है। जैसे अगर माफ़ी चाहूँगा, अगर भूतकाल की बात करें तो कन्नौज के बारे में आपने सुना होगा, अगर तो कन्नौज को कान्यकुब्ज या नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। जौनपुर को पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से हस्तिनापुर को दान तीर्थ के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। आधुनिक समय में अगर ये क्वेश्चन आ जाए हस्तिनापुर, तो याद कर लीजिए हस्तिनापुर मतलब मेरठ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। पिपरहवा भी आप जान लीजिए, पिपरहवा किसका नाम था? कपिलवस्तु, ठीक है। आधुनिक सिद्धार्थ नगर में कपिलवस्तु महात्मा गौतम बुद्ध संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। देखिए, मैंने क्वेश्चन ऐसे लेने की कोशिश की है कि एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिले। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल गया ना कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। कासगंज में हुआ है, मेरठ में हुआ है, आगरा में हुआ है, बदायूं में हुआ है। देखिए, कासगंज में तो जन्म हुआ है अमीर खुसरो का,
और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ है? बदायूं में हुआ है। कहाँ हुआ है? बदायूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप का संपादन निम्न में से किसने किया था? पत्र पत्रिकाओं से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं और आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रताप नामक पत्रिका थी, इसका संपादन कानपुर से होता था और आपको बताना है कि इसका संपादन कौन करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगर आपने सेट 1, सेट 2, सेट 3 देखा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1903 से लेकर के 1920 तक। वहीं पे प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन करते थे। मदन मोहन मालवीय के लिए बताया था हिंदुस्तान अभ्युदय। इसका जो राइट आंसर है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो प्रताप नामक पत्रिका का संपादन करते थे और ये कानपुर से छपती थी। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला निम्न में से कौन सा है? देखिए, प्रति व्यक्ति आय कहाँ की ज़्यादा होगी, आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए इस क्वेश्चन को करने के लिए। जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, काम होगा, जब आदमी काम करेगा तभी तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो आपको पता ही है कि गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले नगर हैं। कानपुर भी है, ये मध्य उत्तर प्रदेश में आता है कानपुर। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, उसको अगर देखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से वो ज़्यादा समृद्ध है पूर्वी और मध्य की अपेक्षा। तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, इन दोनों में से ही एक ऑप्शन आप टिक करिए। तो अब आप दिमाग लगाइए कि कौन सा ज़्यादा सुटेबल है। तो गौतम बुद्ध नगर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज ज़्यादा हैं, बीपीओ सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर जो ज़िला है वो टॉप पे आता है, ठीक है। अब अगर यहीं पे पूछ ले कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस ज़िले की है, तो वो हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है। सर्वाधिक में गौतम बुद्ध नगर, कम में सोनभद्र। आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश के कुल मुख्य कामगारों के कितने प्रतिशत लोग घरेलू व पारिवारिक उद्योग में लगे हैं? आपको बताना है कि जो कुल मुख्य कामगार हैं, ठीक है ना, तो उसमें से कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि घरेलू या पारिवारिक उद्योग में लगे हुए हैं। हम देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो गलतियां होंगी, आपसे नहीं सबसे होगा, ठीक है ना। अगर जो 2011 की जनगणना हुई थी, हालांकि अभी ये जो लेटेस्ट जनगणना तो हुई नहीं 2021 में जो होना था, तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसमें कार्यशील जनसंख्या का जो अनुपात है वो है 32.9%, ठीक है। 32.9% कार्यशील जनसंख्या है। इसमें से करीब 67.8% मुख्य कामगार हैं और जबकि 32.6% सीमांत कामगार हैं, ठीक है ना। जो मुख्य कामगार हैं अगर उनमें भी हम डिवाइड करें तो उनमें अगर डिवीजन करेंगे तो 29% आपको कृषक दिखाई देंगे, वहीं पे 33.3% आपको कृषि श्रमिक दिखाई देंगे। अगर बात करें कि उसमें से मुख्य कामगारों में से घरेलू और पारिवारिक उद्योग में कितने लोग लगे हैं, तो ये आंकड़ा करीब बैठता है 5.9% का। 5.9% लोग जो है वो घरेलू और पारिवारिक उद्योग में लगे हुए हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को लिया गया और उसको जो है ग्लोबलाइज किया गया जिससे कि उसका उत्पादन बढ़े, उसका निर्यात बढ़े। तो ये योजना 24 जनवरी यानी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 2018 में। कब शुरू की गई थी दोस्तों? 2018 में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अक्सर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में गीडा बोलते हैं, गीडा। तो आपको बताना है कि गीडा की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, गीडा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1989 में। कब की गई थी दोस्तों? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के तहत दूध प्रसंस्करण देसी घी निम्न में से किस जिले से संबंधित है? इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा मुख्य उत्पाद है, जो वन जिला, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो किस जिले के किस उत्पाद को लिया गया है, ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा। कई बार कई जिलों में कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो देसी घी यानी दूध प्रसंस्करण देसी घी की बात करें तो ये संबंधित है औरैया से। किस जिले से संबंधित है दोस्तों? औरैया से संबंधित है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैसे सबका अलग अलग है, ठीक है। अब वैसे तो 75 जिले हैं, सबका तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एटा की बात करें तो एटा में क्या फेमस है बताइए? एटा में जो घुंघरू होती है, घुंघरू है, घंटी है जो बांधी जाती है, तो घुंघरू और घंटी एटा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। औरैया का देसी घी बता ही दिया। गोंडा का खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण में गोंडा आता है, जिसमें दालें जो हैं, दाल आता है, तो ये हो जाएगा गोंडा का हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से हाथरस का अगर बात करें ना, तो हाथरस का हींग याद कर लीजिए। हाथरस की हींग काफ़ी फेमस है, तो हींग प्रसंस्करण में हाथरस आ जाएगा, ठीक है ना। पीतल के बर्तन एक आप देखिए, देख लीजिएगा, कई हैं पीतल में, ठीक है ना। पीतल उद्योग, पीतल के बर्तन, तो एक बार इसको आप बड़े सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा कि एक्चुअल में है क्या पीतल का, ठीक है ना। और हाँ, अच्छा देखिए, बलरामपुर का भी खाद्य प्रसंस्करण है। ये जो गोंडा का और बलरामपुर, इन दोनों का सेम है, खाद्य प्रसंस्करण दाल, तो दोनों का ही सेम है, ठीक है। औरैया का देसी घी, एटा का घुंघरू घंटी, और हाथरस की हींग, और पीतल के वाला मैंने आपसे बोला है कि इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हम लेते रहेंगे हर सेट में, और लगभग कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले जिले वो आपको याद करा दें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14, सर्वप्रथम 1967 में उत्तर प्रदेश राज्य की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। निम्न में से कौन उस सूची में सम्मिलित नहीं था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले 1967 में 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। उसके बाद फिर 2003 में 10 और नई जातियों को उसमें अनुसूचित जनजाति में श्रेणीबद्ध किया गया। तो जब एक पहली बार कब हुआ था? 1967 में। दूसरी बार कब हुआ था? 2003 में। 67 में 5 को किया गया, फिर 2003 में 10 को और किया गया। तो आपको बताना है कि जब शुरुआत में 5 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया तो उसमें कौन सी है जो इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए, पांचों के नाम मैं बता देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, क्लियर हो जाएगा। तो 5 वो जनजातियां थी, थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। तो ये 5 जनजातियां, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। तो इन 5 को सबसे पहले सूचीबद्ध किया गया। बाकी ये खरीवार, महीगीर और गोंड और तमाम जो अन्य जनजातियां हैं वो 2003 में सूचीबद्ध की गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पे। कर्मा किस जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य है? कर्मा, कर्मा जो एक लोक नृत्य है, बहुत अच्छा प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, कर्मा जो है वो खरवार जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है ना। किस जनजाति का है? खरवार जनजाति का है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सबरी संकल्प पोषण योजना की शुरुआत कब की गई थी? एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना थी, सबरी संकल्प पोषण योजना, जो कि महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु की गई थी। इसकी शुरुआत देखिए की गई थी योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 2017 में, ठीक है ना। कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 2017 में। अगर और डेट आपको जानना है तो 2 अक्टूबर 2017, गांधी जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर 2017 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 17, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन स्थित है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। मेरठ में है, आगरा में है, सहारनपुर में है, पीलीभीत है। जो लोग आगरा टिक कर रहे हैं उनका गलत है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन स्थित है मेरठ में। मेरठ के कहाँ पे? मोदीपुरम में। तो मोदीपुरम मेरठ में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन स्थित है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर बात करें कि नेशनल पल्प इंस्टीट्यूट, ठीक है, कागज उद्योग के लिए सहारनपुर काफ़ी फेमस है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना।
स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सहारनपुर पे है। पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं, इससे एक फैक्ट ये याद कर लीजिएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है एक। आगरा से तो रिलेटेड कई सारे फैक्ट मैं बताता रहता हूँ, आगे भी बताऊंगा, ठीक है ना। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है? मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही। तो देखिए थोड़ा बहुत तो ये चारों ही डिस्ट्रिक्ट इससे जुड़े हुए हैं कालीन उद्योग से, लेकिन भारतीय कालीन औद्योगिक जो संस्थान है वो मेनली कहाँ पे है? वो है भदोही में, क्योंकि कालीन उद्योग के लिए भदोही क्या है? फेमस है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थोड़ा करंट से 2 क्वेश्चन ले लिया गया है, ये तो हालांकि एकदम लल्लू क्वेश्चन है, आप बता ही देंगे। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? मानवेंद्र सिंह है, पुरुषोत्तम राज टंडन है, हृदय नारायण दीक्षित है या सतीश महाना है? देखिए वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सतीश महाना है। कुंवर मानवेंद्र सिंह कौन है? तो ये विधान परिषद के अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ये सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, प्रथम। और हृदय नारायण दीक्षित जी सतीश महाना से पहले वाली विधानसभा के अध्यक्ष थे। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल यानी कि महाधिवक्ता कौन है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में श्री राघवेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता हैं, ठीक है ना, सॉलिसिटर जनरल हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सेट के 20 क्वेश्चन। आई होप को आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और साथ ही साथ आप मुझे ये एक सपोर्ट आपका चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक आते रहें। और अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक